ओके डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर और आप सबका स्वागत करता हूँ। आज संडे का दिन है और दोपहर का हेवी खाना खाकर सोने का मूड ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ आए हो। जो अपरिचित आदमी है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसको आध्यात्म के बारे में भी कुछ पता है या नहीं वो भी आपको पता नहीं था, लेकिन किसी ने आपको बोला और आप यहाँ आए हो, तो इसलिए मैं आपके हिम्मत की भी दाद देता हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। एक मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र के एक कवि है सुधाकर गायधनी। वो कहते हैं, एक्चुअली मराठी में पोएम है, वो हिंदी में उसका मीनिंग है, जब मैं फटे हुए कपड़े पहनकर सोना बेचने निकला तो ग्राहक बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जब मैं सोना पहनकर फटे कपड़े बेचने निकला तो गिराइक संभलने नहीं बना, यानी ज़्यादा गिराइक आ गए। तो आप क्या देते हो लोगों को ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता है, आप क्या हो उससे मतलब होता है। बाह्य रूप से ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और ऐसा होता है, दैट इज़ नेचुरल। लेकिन मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि आप फिर भी ऐसी अवस्था में भी यहाँ आए। मुझे लगता है करीब 100 से ज़्यादा नए लोग होंगे, तो मैं नए लोगों का एक बार और स्वागत करता हूँ। और हमारे देश में परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करना है तो भगवान गणेश को हम याद करते हैं। तो आज हम सब लोग अभी स्टार्टिंग में ही आंखें बंद करके बैठेंगे और इस प्रकार से विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे खुद को कि हम सब लोग बहुत बड़े हॉल में बैठे हैं। ऑल 178 पीपल नाउ जो अभी प्रेजेंट है, हम सब लोग ऐसे उस हॉल में बैठे हैं और एक दूसरे को हाथ पकड़ कर बैठे हैं। तो इस प्रकार से पूरा सर्कल पूरा हो रहा है और हम गणेश जी को याद करेंगे। तो गणेश भगवान को याद करना, मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ कुछ उसके पीछे कारण है, तो क्या ऐसा नहीं समझना गणेश जी को, गणेश भगवान को याद में गणेश जी को बोल रहा है, ओके वो बाद में उसके बारे में। तो आज हम जब बैठेंगे सर्कल में और 11 बार ओंकार करेंगे, वह क्या होगा, उससे हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारी एनर्जी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कोई भी ग्रुप हो, एक संग ग्रुप हो, वन थिंकिंग जैसा हो, एक डायरेक्शन में जाने वाला हो, तो हमेशा अच्छा रहता है। तो इसलिए हम 11 बार अभी ओंकार करेंगे। लेकिन ओंकार ओंकार क्यों? क्योंकि गणेश जी ओंकार के रूप है, एक्चुअली रूप है। गणेश जी यानी गणेश जी को याद करना, यानी एक प्रकार से ओंकार कहते हुए किसी प्रोग्राम को शुरू करना। ही इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओंकार, डिवाइन साउंड। अभी तक आप लोगों ने बहुत मंत्र साधना की होगी, बहुत गुरु लोग मंत्र देते हैं साधना के लिए। हमारे सेशन में हम मंत्र तो नहीं देते हैं, लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा ओंकार का हम जाप करते हैं 11 बार। लेकिन वो कैसा करना है उसके बारे में मैं बताऊँ। मंत्र साधना से भी कुछ होता है, लेकिन आप लोगों को उसकी सही टेक्निक पता नहीं होती है, इसलिए मंत्र के वाइब्रेशन से या उस भगवान से आप ठीक तरह से जुड़ नहीं पाते। तो आज अभी हम जो ओंकार का जाप करेंगे, आप सीधे बैठे जाएंगे बहुत आराम से रिलैक्स होकर, और आप देखना आपका वेट कहाँ है। आपका वजन पूरा नीचे ट्रांसफ़र होना चाहिए। हम क्या करते हैं, टाइट होकर बैठते हैं, तो आपकी चेतना थोड़ी ऊपर ही रहेगी, बिल्कुल आप शांत नहीं हो पाओगे। तो पहली बात, इस प्रकार से बैठना कि किसी पत्थर को जमीन पे रख दिया हो तो वो तो कोई रजिस्ट तो नहीं करेगा, उसका पूरा वजन नीचे ही ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे ही आप बैठना है कि आप जैसे पत्थर हो। आप पत्थर तो नहीं हो, उससे तो बहुत कुछ हो आप, लेकिन बैठना ऐसे है कि जैसे पत्थर को रख दिए तो उसका वजन अपने आप नीचे, पूरा का पूरा वजन नीचे ज़मीन पे जाता है ना। तो वैसा आप अपने को खुद को ऐसा छोड़ देना है, वजन नीचे ट्रांसफ़र करना है।
दूसरी बात, कोई भी मंत्र जाप करोगे तो पहले सांस लेनी है, कहाँ तक? पेट तक। आप 1000 यानी पूरा दिन भर भी मंत्र जाप करोगे लेकिन ठीक तरह से नहीं करोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जस्ट यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। तो करना क्या है आपने? आराम से बैठना है, वजन नीचे बिल्कुल ट्रांसफर हो आपका, और सांस लेनी है। नाक से सांस लेंगे, कहाँ तक? पेट तक। नाक से सांस लेनी है पेट तक। तो और फिर थोड़ा रुकना है, और फिर सांसें छोड़ते समय आप ओंकार का जाप करेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा, या लीना थोड़ी बताएगी उसके बारे में। तो इस प्रकार रहेगा, और सांसें छोड़ते समय पहले आप मुंह से छोड़ोगे। तो मुंह जैसा ही आपका थोड़ा खुला रहेगा, तब जब मुंह आपका थोड़ा खुला रहेगा और मुंह से आप सांसें छोड़ोगे तो आप और रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, तो ओवर टू लीना, हम लोगों को वो ओंकार कराएगी। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, सांस भीतर तक लेनी है और छोड़ते वक्त हम ओंकार करेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, शरीर पूरा रिलैक्स। आप जहाँ बैठे हैं उसको फील करिए, जहाँ पे आपकी बॉडी नीचे जहाँ टच हो रही है, कुर्सी पर, बेड पर, जहाँ पे भी, उसको फील करिए। कंधे ढीले छोड़ दीजिए। सभी के हाथ एक दूसरे के हाथ में हैं। हम लोग सब सर्कल में बैठे हुए हैं। गहरी सांस भीतर ले, और छोड़ते वक्त धन्यवाद। आंखें खोलिए। इस
ग्रुप के साथ हम सभी एक साथ जुड़ गए हैं। हम लोगों ने इस कोर्स का नाम क्वांटम हीलिंग दिया है क्योंकि हम क्वांटम प्रिंसिपल्स पर कार्य करते हैं। जो मेडिटेशंस हमारी होती है वह क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर होती है। और हम पहले ऐसा डिसाइड कर लिए थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि क्वांटम हीलिंग नाम की एक मेथोडोलॉजी ही है, उस प्रकार के हीलिंग मेथोडोलॉजी ही है। तो कोई बात नहीं, दे आल्सो मे बी वर्किंग ऑन क्वांटम प्रिंसिपल्स। लेकिन अभी आपको क्वांटम क्या है, उसके क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल क्या है, हीलिंग कैसी होती है, मेडिटेशंस कैसे होते हैं, ये बताना है। उसके पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड या थोड़ा उसकी थ्योरी बतानी होगी। थ्योरी ऑफ व्हाट वी आर। बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स हड्डी, मांस और ब्लड से बने हुए हैं। हम सबके शरीर में यह 3 मेन चीज़ें हैं, दैट इज बोन्स, फ्लेश एंड ब्लड। और हमारा फ्लेश, हमारा ये बोन्स, हमारा ब्लड, वह भी किसी दूसरे चीज़ का बना हुआ है। उसमें आप लोग खुद को म्यूट कर लीजिए। आप लोग सब लोग खुद म्यूट कर लीजिए क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस हो जाता है। हम लोग यहाँ से करें म्यूट ऑल, ये क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा? हम भी यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों से ब्लड, फ्लेश और बोन्स, इनसे बेसिकली हम बने हैं। और यह चीज़ें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ इन चीज़ों से, फास्फोरस वैसी चीज़ों से या कैल्शियम ऐसी चीज़ों से यह बनी हुई है। और ये कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, यह भी क्या चीज़ है? दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो हमने 8वीं 9वीं में पढ़े हैं। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? जब उसको टुकड़े 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 करते जाएंगे तो बेसिकली दे आर मेड ऑफ एटम्स। और इस एटम में, यानी हम लोग सब हैं, वह बने हुए हैं एटम के, इजंट इट? सब लोग बने हुए हैं वो एटम के बने हुए। और जब एटम के भी अंदर आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वह कुछ रहता है, उसके बारे में और मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का संबंध है ऊर्जा से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, तो हम बने हुए हैं ऊर्जा से। और हमारे शरीर में ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। ऊर्जा हमेशा बहते रहती है। जैसा कुछ एनर्जी का सर्किट हो या घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्किट रहता है, जहाँ से आप बटन दबाओ तो आपके घर में लाइट शुरू होगी, फैन शुरू होगा, एसी शुरू होगा। उसी प्रकार से आपके शरीर में भी यह एनर्जी फ्लो होते रहती है। लेकिन किसी कारण से यह एनर्जी ठीक तरह से फ्लो नहीं हो रही है, तब शरीर में बीमारी आती है। बीमारी आने का यह मेन कारण है। रेदर जब बीमारी आती है किसी भी कारण से हो, तो शरीर में
एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं होते रहता है, इसलिए बीमारी आती है। तो बीमारी से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी फ्लो को ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपके घर में एसी नहीं चल रहा है तो आप क्या करते हैं? मैकेनिक को बुलाएंगे और वो सर्किट में जहाँ खराबी है वह सर्किट ठीक कराओगे, ताकि उस एसी से या उस वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मैकेनिक है वह आजकल तो सब जगह में रहता है, लेकिन हमारे शरीर का ये मैकेनिज्म है, यह एनर्जी सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है, बहुत कम रहती है लेकिन होती रहती है। उसी की वजह से आप ECG, EEG उसमें जो आप ग्राफ देखते हो तो वो उसी का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो बीमारी से मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमारे शरीर का जो एनर्जी सिस्टम है उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने की जो टेक्निक है वह आज आप सीखने वाले हो। ऐसी बात नहीं है कि हमारे भारत में इस प्रकार की हीलिंग कोई करता नहीं था। बहुत उदाहरण है, बहुत योगी है जिन्होंने लोगों को दुरुस्त किया है, उनके एनर्जी फील्ड में चेंजेस किए हैं। शायद उनको उस समय पता नहीं होता होगा कि मैं उनके शरीर के एनर्जी फील्ड में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अभी शरीर विज्ञान बहुत आगे गया है, साइंस आगे गया है, और हमारे शरीर के किर्लियन फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं और शरीर में कहाँ ब्लॉकेजेस है वह पता हो सकता है। नई टेक्निक एक PIP नाम की वह भी आई है। तो अभी वह पता चलता है आरा में आपका जो आभा मंडल है, शरीर के सब तरफ आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ ऊपर नीचे ऐसा एक आभा मंडल है। आप हमेशा आभा मंडल से घिरे रहते हैं, वह आप ही की एनर्जी होती है। तो उसमें जब भी कुछ बिगाड़ हो जाता है, जिसी को हम शायद एनर्जी फील्ड भी कहे, उसमें बिगाड़ हो जाता है तो शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं। आभा मंडल वीक हो गया तो कुछ निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिव एनर्जी आ जाएगी शरीर में, और वहाँ शरीर में जो एनर्जी फ्लो होनी थी उसको वह ब्लॉक कर देती है। तो हमें करना क्या है? उस ब्लॉकेज को निकालना है। सिंपल सा काम है मैकेनिक का। साइंटिस्ट बनने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मैकेनिक का ही काम करना है। जिस फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की वह आपके घर में आकर कभी बल्ब लगाकर नहीं जाता है, सिंपल मैकेनिक का काम है। और जो हम ये एनर्जी ब्लॉकेजेस निकालने की जो बात कर रहे हैं वह टोटली क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। अभी तक ये कैसा किया जा सके यह पता नहीं था। किसी योगी को कुछ पता होता था, कुछ स्पेशल पावर्स उनके पास आ गए, या परमात्मा के साथ वह एक हो गए, या नेचर के साथ एक हो गए, तो उनमें कुछ स्पिरिचुअल पावर आ जाते हैं और कुछ वो बोलते हैं तो वैसा हो जाता है। वह क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी में, इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब मैं क्वांटम फील्ड में जाता हूँ, या सिंपल तरीके से कहे मैं थोड़ा ध्यान में जाता हूँ, तो मैं आप लोगों से एनर्जेटिकली जुड़ता हूँ। और उस स्थिति में यदि मैं कहूँ कि आपके शरीर के ब्लॉकेजेस निकल जाए तो निकल जाते हैं। आपको एक कहानी पता होगी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की। विवेकानंद भी मेरे जैसे, आपके जैसे विज्ञानवादी थे। वह उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास जाकर ज़्यादातर प्रश्न ही करते रहते थे, ये कैसा, ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न ही पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि परमात्मा क्या होता है, उससे कैसा मिला जाए। तो लोग इसका जवाब फिलॉसॉफिकल देते हैं
कि ये ब्रह्म होता है, ये सबसे जुड़ा हुआ होता है, परमात्मा की प्रार्थना करो तो उसके दर्शन होते हैं। नॉर्मली ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन परमहंस कृष्ण बोले कि क्या अब जानना चाहता है या बाद में जानना चाहता है। तो विवेकानंद जी के पास इसका भी बराबर जवाब नहीं था। ऐसा सवाल आ जाए ये उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे ऐसा उनको लगा था। खैर एक बार उन्होंने विवेकानंद जी को परमात्मा के दर्शन कराए, और जब दर्शन कराए तब विवेकानंद जी उस ब्रह्म से जुड़ गए। उनके बाजू में उनका एक फ्रेंड था, वह मूर्ति पूजा करता था। विवेकानंद जी का फ्रेंड था, वह मूर्ति पूजा करता था। उसके कमरे में बहुत सारी मूर्तियाँ थी, सैकड़ों मूर्तियाँ, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, जो कोई भगवान की मूर्ति कहे उसकी सबकी मूर्तियाँ उसके घर में थी, और वह उनकी बहुत पूजा भी करता था। जब विवेकानंद जी को परमात्मा का दर्शन हुआ तब नेक्स्ट डे वह आदमी अपनी पूरी वो मूर्तियाँ है एक बोरे में उसको समेट लिया और बोरे में बंद करके वो नदी की तरफ जा रहा था। रामकृष्ण परमहंस देव बोले, अरे कहाँ जा रहा? वो बोले, ये मूर्तियाँ है ना, उसको मैं फेंक देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह थोड़े शांत हो गए रामकृष्ण परमहंस देव और बोले, अरे अरे ये तेरा विचार नहीं है, यह तेरा विचार नहीं है। कल विवेकानंद जी को भगवान के दर्शन हुए, परमात्मा के साथ वह एक हो गए, और उसने उस स्थिति में यह विचार किया कि मेरा ये दोस्त है, वो मूर्ति पूजा करता है, और परमात्मा तो इस मूर्ति से कितना बड़ा है, कितना अलग है मूर्ति से, और उससे उसका कुछ भी संबंध नहीं है, यह तो मिट्टी की है, और परमात्मा तो परम चैतन्य है। मेरा ये दोस्त उस परम चैतन्य को कब जानेगा, उसने तो मूर्तियाँ फेंक देनी चाहिए। यह विचार विवेकानंद जी के मन में आया था, और इसलिए तू वो फेंक रहा है, ये तेरा विचार नहीं है, चल अपने कमरे में रख अपनी मूर्तियाँ। मैं इससे यह कहना चाहता हूँ, जब आप उस स्थिति में पहुँचते हैं तो आप मैटर हो, आपका हेल्थ हो, या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, घर की कोई भी सिचुएशन हो, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करना सिंपल है, उस एनर्जी को, उस सर्किट को आपको ठीक करना। सबको अभी तक यह पद्धति पता नहीं थी, लेकिन अभी लोगों को वह पता है, और आज आप वह सीखने जा रहे हो। जिस स्थिति में हम पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम फील्ड। तो मैं बात कर रहा था एटम की। हम सब या दुनिया में जो भी पदार्थ है वह सब एटम के ही बने हुए हैं, यह आप जानते हैं, यह बेसिक साइंस है। ज़्यादा साइंस नहीं बताऊंगा, बोर हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली हमें सबको पता है हम एटम के बने हुए हैं। लेकिन वो एटम का साइज कैसा होता है? एटम का साइज बॉल जैसा होता है, पृथ्वी का जैसा गोला होता है ना, वैसा वो स्पेराइकल होता है ना, गोल रहता है, ऐसा बॉल जैसा, गेंद जैसा, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके सब तरफ, आगे पीछे सब तरफ। मैं यहाँ जरूर ये देना चाहता हूँ कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किस रेंज में यह बड़ा होता है? 1 to 10,000, यानी न्यूक्लियस का साइज आप डायमीटर 1 सेंटीमीटर समझे। 1 सेंटीमीटर कितना होता है आपको पता है? आपकी थिकनेस ऑफ योर फिंगर, उतना 1 सेंटीमीटर होता है। तो उतना सपोज आप न्यूक्लियस का साइज समझे, तो एटम कितना होगा? उससे 10 गुना ज़्यादा होगा बड़ा।
यानी उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो उससे 10,000 गुना यानी 10,000 सेंटीमीटर यानी 100 मीटर तक वो घूमते रहेगा। तो आप कल्पना कर लीजिए, या 1 mm का आपके घर में जो क्या है, राई रहती है, राई मोहरी मस्टर्ड आई थिंक, तो उसका साइज आप लोगे तो करीब 50 मीटर डायमीटर का उसका एटम रहेगा। और इन बिटवीन आप अभी कल्पना कर लीजिए कि एक बड़ा एटम है और एटम है वो आपके रूम में है, तो रूम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। क्या साइज है? मोरी के दाने जैसा। और जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो भी 10, 12, 15 कौन सा एटम है उसके बेसिस पर, वह पूरे 50 मीटर के रेडियस में घूम रहे। तो इतना छोटा सा वो आपका मोहरी का दाना और इतना बड़ा न्यूक्लियस या इतना बड़ा एटम। तो आप सोचिए कि आपको आपके रूम में कुछ एटम दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको लगेगा ये पूरा खाली है। आपके रूम में एक मोहरी वाला दाना बीच में ऐसा लटका दिया जाए तो आपको लगेगा पूरी रूम तो मेरी खाली है, ऐसा ही लगेगा ना। तो इतना एटम खोखला होता है और हम एटम से ही बने हुए हैं, उसी खोखले एटम से। तो हम भी खोखले हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा आप खोखले नहीं है, ज्ञान तो आपके पास बहुत ज़्यादा है। मैं आपके बॉडी की बात कर रहा हूँ। आपकी बॉडी इतनी खोखली है, इतनी एम्प्टी है। कितनी एम्प्टी है कि जैसे आपका 30 बाय 30 साइज का बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक मोरी वाला दाना रखा हुआ है, मस्टर्ड सीड। तो जो आपको लगेगा जो जितना भरा हुआ उतना भरा हुआ आपका शरीर है। तो आप पूरी तरह से पूरी तरह से 99.9999% आप एम्प्टी स्पेस हो। और जब उस न्यूक्लियस में जाते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जाते हो, तो उसमें भी स्पेस रहती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी स्पेस रहती है और उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सच में जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वह इस गैप में रहती है। उस एम्प्टी स्पेस में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, एंड दैट इज चेतना, कॉन्शियसनेस। जब आप ध्यान में इतने सूक्ष्म हो जाते हो और उस तल तक पहुंच जाते हो, तब कहा जा सकता है कि आप क्वांटम फील्ड में पहुंच गए हो। जब आप क्वांटम फील्ड में पहुंच जाते हो तो क्वांटम फील्ड में जो चेतना है उससे आप जुड़ जाते हो। और जब आप उस चेतना से जुड़ जाते हो तो वह चेतना तो सब तरफ है, आपके कमरे में है, आपके शरीर में है, बाजू के पेड़ में है, सामने वाली बिल्डिंग में भी वही चेतना है। उस एम्प्टी स्पेस में यह चेतना है, यह चैतन्य है। उसको हम जो पंच महाभूतों से जो सृष्टि बनी हुई है हम कहते हैं ना, तो उसमें जो पांचवा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट जैसा पृथ्वी, पहला एलिमेंट पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार हो गए। तो पांचवा क्या है? पांचवा है वह है एम्प्टी स्पेस जिसमें ईथर रहती है, आकाश कहते हैं हम लोग। वह आकाश यानी ईथर, वह आकाश यानी वो एम्प्टी स्पेस। लेकिन वह एम्प्टी स्पेस कभी एम्प्टी नहीं रहता, वह चैतन्य से भरा हुआ है, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है। और ऊर्जा से भरा हुआ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक ऊर्जा है उसके आगे आप जाते हो तब आप चैतन्य में प्रवेश कर जाते हो। और यह चैतन्य जैसा मैंने कहा सब तरफ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, पिंडी ते ब्रह्मांडी।
जो मेरे पिंड में है, जो मेरे शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो उस चेतना से मैं कनेक्ट हो गया, मेरी ही चेतना से क्वांटम फील्ड में जाकर, तब मैं इस ब्रह्मांड में जो इस चेतना का जाल फैला हुआ है, उस चेतना से आराम से और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता हूँ। और जब मैं उस चेतना से कनेक्ट हो जाता हूँ तो मेरी सत्ता या मेरा इन्फ्लुएंस वहाँ तक पहुँच जाता है, ब्रह्मांड तक पहुँच जाता है, ऊपर तक पहुँच जाता है। सब तरफ मेरा इन्फ्लुएंस रह सकता है। और उस समय मैं कुछ इच्छा व्यक्त करूं तब वह फलीभूत हो जाती है। और इसी चेतना को हमने परमात्मा कहा है। हमारी परमात्मा यानी वही चेतना जो सभी जीवों में है, सभी वस्तुओं में है, हमेशा से है। उसका ज्ञान आपको मिल जाए, उस चेतना से आप कनेक्ट हो जाए, तो वह चेतना जिसे परमात्मा कहते हैं और आप दोनों भिन्न नहीं रहते, अलग नहीं रहते। इसलिए जो आप मन में इच्छा व्यक्त करोगे वह पूरी हो जाती है, क्योंकि आप भगवान ही बन गए। बहुत बड़ी चीज़ लगती है शुरुआत में ही, आज के शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही इतनी बड़ी बात, कुछ अलग बात आपको बताई गई। लेकिन ये थेराटिकली आपने इसके पहले भी सुना है, बहुत बार शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जब तक हमें चीज़ें अनुभव में नहीं आती है तब तक हमारा विश्वास नहीं होता। इसलिए मैंने विवेकानंद जी की वह बात आपको बताई। उनके दोस्त ने विवेकानंद जी के वाइब्रेशंस पकड़ लिए, उनके विचार पकड़ लिए और वह उनके कमरे में जो मूर्तियाँ थी वो फेंकने जा रहा था। तो आज के या अभी आज के और मे बी नेक्स्ट वीक के भी हमारा जो सेशन रहेंगे, ये दोनों वीक के, उसमें बेसिकली इस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बारे में रहेगा। और इस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद यानी अभी क्या कहेंगे हम, इस ऊर्जा से कनेक्ट होना यानी परमात्मा से कनेक्ट होना। उस परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद हम अपने शरीर में, हमारे जीवन में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, वह सीखना हमारा उद्देश्य है। उसके कुछ भाग तो आज आप सीख लोगे। आज जब ये सेशन पूरे होंगे, यानी पूरे 2 या 3 काइंड ऑफ सेशन हम लेंगे, 3 घंटे का ये सेशन एक सपोज बड़ा समझे तो आज आप वह विधि सीख लेंगे जिससे आप क्वांटम फील्ड में जा सकते हो। तो आइए, इस एडवेंचरस जर्नी में आपका स्वागत है। और अभी तक जो कुछ हमने कहा उसके बारे में कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न रिलेटेड ही पूछिएगा, जो आपको डाउट है वो। दूसरे इरिलेवेंट प्रश्न मत पूछिएगा, क्योंकि आप किसी दूसरे गुरु के पास गए, उन्होंने कुछ कहा तो आप ऐसा कह रहे, उसमें क्यों फ़र्क है। तो मुझे जो अनुभव है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस रास्ते की ही मैं बात करूँगा। दूसरे लोग क्या कहते हैं तो शायद उनसे पूछना ही ठीक रहेगा। मैं इतना कहता हूँ कि हम जो कह रहे हैं, हमारा भारतीय अध्यात्म और वेस्टर्न साइंस उसके बेसिस पे है। ओके, तो आइए, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन से हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे।